चलिए भाई साहब, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जिंदा है सभी? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे जीते रहो हैं और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। चलिए भाई साहब, सो आज अपने को बात करनी है अबाउट द लॉ। आज हम बात करते हैं भाई साहब अबाउट द थिंग जिसको नाम दिया जाता है कंपनीज एक्ट 2013। कौन से वाला एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013, जिसको कि आप कंपनी लॉ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसको? कंपनी लॉ नाम जो है वो भी आप इसको दे सकते हैं। लेकिन ध्यान से, अगर मैं ये कंपनीज एक्ट के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा कानून है जो कि हमारे कंट्री में जितनी भी कंपनीज बनाई जाएगी उनके ऊपर क्या रहेगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे कंट्री में कितने लॉ है? अंदाजा? ज्यादा हो गया, मरवाएंगा क्या? 4-5 हजार ज्यादा हो गया, बट ये कह सकते हैं कि तकरीबन 1200 से ज्यादा। ठीक है, 1263 तक मुझे पता है, बट उसके ऊपर नीचे आगे पीछे हैं, एडजस्ट कर लो, बोले 19-20, गॉट द पॉइंट। लेकिन उतने भी नहीं जितने तुम बोल रहे हो। अगर 50 साल बाद की बात करूं तो अलग बात है। ठीक है, चलिए वैसा, तो उनमें से एक लॉ है आपका जिसका नाम क्या दिया गया? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। अच्छा सब, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से भी अगर आप बात करते हैं तो कुल मिला के 3 टाइप की बॉडीज होती हैं। कितने टाइप की बॉडीज होती हैं? 3 टाइप की, जिसमें से एक बॉडी जो है उसका नाम क्या होता है? लेजिस्लेटिव बॉडी। क्या करती है ये? लॉ बनाने का काम करती। कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट 2013, यही वाला लॉ बनाने का काम करती है। ठीक है। अच्छा जरा बताओ तो सही, कौन है लेजिस्लेटिव बॉडी? पार्लियामेंट। अरे कानून बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल लेवल पे अगर आप बात करो किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में भाई साहब। गॉट द पॉइंट। किसी भी लॉ को बनाने की बात आप कीजिए, अगर मैं सेंट्रल लेवल पे बात करूं तो अधिकार किसके पास में है? पार्लियामेंट। वही रहेगा सर, हमेशा वही रहने वाला। गॉट द पॉइंट। ठीक है सर। अच्छा दूसरी बात, सब बोले सेकंड लेवल पे जो आपकी बॉडी आती है उसको नाम दिया जाता है कौन सी बॉडी? एग्जीक्यूटिव बॉडी। कौन सी वाली बॉडी? सर ये क्या होता है? जो लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, जो लॉ के हिसाब से क्या बोले उस चीज को, चीजों को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करवाने का काम करती है, या फिर जो लॉ को इंप्लीमेंट करवाने का काम करती है उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। सर एग्जीक्यूटिव बॉडी का कोई दूसरा नाम है क्या? वेरी गुड, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। गॉट द पॉइंट। सर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कौन है? एमसीए। सर हमने कहा था अगर आप एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की बात करते हैं, तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, वो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम करते हो। ठीक है। लेकिन सर अभी यहां पे अपन हो गए स्पेसिफिक, अभी अपन जनरल नहीं रहे। वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट लॉज, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी लॉ। गॉट द पॉइंट। जब आप कंपनी लॉ के बारे में बात करते हो तो यहां पे आपको स्पेसिफिक बॉडी के बारे में बात करना पड़ेगा। वो कौन है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। गॉट द पॉइंट। लेकिन सर सोचने की बात यह है कि अगर मैं एमसीए की बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सर ये तो सेंट्रल लेवल पे हो गया। सब माना कि इंडिया बहुत बड़ा नहीं है पर छोटा भी तो नहीं है ना, है? और जनसंख्या के हिसाब से तो बिल्कुल भी छोटा नहीं है। बोले चाइना को टक्कर देने का एकदम कगार पे अपन क्रॉस करने वाले बहुत जल्दी, बराबर है। तो सर ऐसे केस में क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे कंट्री में लोग ज्यादा हैं तो कंपनीज भी ज्यादा होंगी? तो क्या कर दिया गया? रीजनल बेसिस पे आरडी अपॉइंट कर दिए गए। कौन से बेसिस पे? पूरा लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर्स। सर कितने हैं? कितने हैं रीजनल डायरेक्टर्स? एनी आइडिया? नो आइडिया? कोई बात नहीं, गेट द आइडिया। रीजन का मतलब क्या होता है भाई साहब? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 4 तो पक्के हैं सर, वो बात की बात है। सब बोले आरडी कितने हैं वो हमको नहीं पता टोटल, लेकिन इतना पक्का है 4 तो होंगे सर, हैं?
सर बोले आप ना चाहे इंडिया में कोई चीज की बात कर लो, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता, मिलना ही मिलना है ना? चाहे किसी की भी बात करो आप, चाहे आप ये डिपार्टमेंट की बात करो, कोई और डिपार्टमेंट की बात कर लो, ये 4 मेट्रो सिटीज में तो मिलना ही मिलना है। क्यों? 4 दिशाएं हैं सर, 4 रीजन है हमारी कंट्री के। गॉट द पॉइंट? अच्छा बताओ जरा कि अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में किधर होगा भाई साहब? दिल्ली में होगा। दिल्ली बोल दो, न्यू दिल्ली बोल दो, चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में साउथ की बात करेंगे तो चेन्नई। अरे बड़े होशियार हो आप तो। यस और नो? फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ मैन, राइट? फिर उसके बाद में अगर वेस्ट की बात करूं तो मुंबई। अच्छा, और ईस्ट की बात करूं तो कोलकाता। कोडबो लोडबो जीत बोरे आमी तुम्हाके भालोबाशी है। ठीक है सर। फिर उसके बाद में, लेकिन अब ये ध्यान से सुनो सर, ये तो आ गया, लेकिन व्हाट अबाउट द सेंट्रल सर? यहां ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल रीजनल डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया गया। गॉट द पॉइंट? बल्कि इसकी जगह एक किया गया है जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले बेल्ट में आता है। अच्छा, नॉर्थ किधर है? साउथ किधर है? वेस्ट किधर है? तेरा लेफ्ट की मेरा लेफ्ट? जो भी है, ठीक है। कौन सी साइड में? इस साइड में। गॉट द पॉइंट? और अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो ये वाले साइड में। गॉट द पॉइंट? सर नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट। सर इधर वाले बेल्ट में नेपाल के आजू बाजू अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर सिक्किम वगैरह हो गया, वो सब चीज आती, राइट? तो ध्यान से सुनो भाई साहब, वहां पे अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में बात करूं तो एक जगह आती है जिसका नाम है शीलोंग। कौन लॉन्ग? शी इज लॉन्ग, बराबर है। शिलोंग करके जगह है, वहां पे आपको क्या मिलेगा? आपको रीजनल डायरेक्टर का ऑफिस जो है वो मिलेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अगर मैं जाऊं साउथ, अगर मैं जाऊं साउथ ईस्ट में, कहां जा रहे अपन? ईस्ट साउथ है। हैदराबादी बिरयानी वहां क्या मियां? हैदराबाद की बिरयानी नहीं खाई तो क्या खाया तुमने? कहां पे है? हैदराबाद में। गॉट द पॉइंट? और फिर उसके बाद में अगर आप बात करेंगे साउथ वेस्ट, कहां की बात करेंगे? साउथ वेस्ट। सर उधर में कौन? साउथ वेस्ट गुजराती, अहमदाबाद। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब? ये समझ में आया क्या? क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा कि साउथ वेस्ट हो जाएगा? अच्छा ठीक है भाई साहब, मेरा ये कमजोर है हिस्ट्री, पर लॉ पक्का है। ठीक है, 1 मिनट। चलो ठीक है, ये समझ में आया। तो कुल मिला के इतने क्या हैं? रीजनल डायरेक्टर्स। कितने हैं? 7। कहां कहां पे हैं? न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, शिलोंग, हैदराबाद, अहमदाबाद। ये समझ में आया? ठीक है। लेकिन सर अगर बोले आप इसके नीचे की बात करते, ये तो सर आपने रीजन की बात कर दी, लेकिन अगर आप रीजन के नीचे की बात करते हो तो रीजन के नीचे भी वहां पे आपको क्या मिलेंगे? ROCs मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सर आपकी कंपनी को अगर रजिस्टर करना होगा आपको उनके पास जाके करना पड़ेगा। अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के बाद में जो भी आपको कंप्लायंसेस करने, जैसे एक नॉर्मल मैं आपको आइडिया देता हूं, अपन ने कल मीटिंग लिए थे, कौन सी? मेंबर्स की और मैनेजमेंट की, बराबर है? या बोल दीजिए मेंबर्स की, या फिर डायरेक्टर्स की मीटिंग अपन ने लिए थे, बोर्ड की मीटिंग अपन ने लिए थे, राइट? सर आपके यहां मीटिंग हुई कि नहीं हुई इसके बारे में बताना पड़ेगा ROC को। फाइलिंग, एनुअल फाइलिंग, साल में कई बार आपको क्या करना पड़ता है? फाइलिंग करना पड़ता है। दूसरी बात ये, आपने कहा सर हमने अकाउंट्स बनाए, क्या बनाए? साल खत्म हो गया, साल खत्म होने के बाद में अकाउंट्स को हमने प्रिपेयर किया। हालांकि अकाउंट साल भर बनते रहते हैं, लेकिन फाइनलाइज किया हमने, ठीक है? फाइनलाइज करके ऑडिट करवाया। सर ऑडिटेड वाले अकाउंट्स को ROC के पास में फाइल करना पड़ेगा साहब। ये समझ में आया? सर बोले कल को जाके हमने अगर कंपनी के कैपिटल को चेंज कर दिया तो बताओ ROC को। सर वो रजिस्टर्ड ऑफिस ये चौक से वो वाले चौक पे चेंज किया तो बताओ ROC को।
अगर पॉइंट कंपनी में कुछ भी कर रहे होंगे जिससे कि किसी का भी इंटरेस्ट इफेक्ट हो सकता है, तो अलग अलग जगहों पे चीजें आपको दी गई कि आपको आपके आरओसी को बताना पड़ेगा। अब क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि भाई साहब अगर आप इंडिया में कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो 10 लाख से भी ज्यादा कंपनीज है भाई साहब। और अभी जब से ये स्टार्टअप इंडिया का फंड आया है, जब से ये डिजिटल इंडिया का फंड आया है, आत्मनिर्भर भारत का फंड आया है, और कंपनीज बढ़ते जा रही है। और ओपीसी वाला फंड आया तो उसके बाद तो और भी बढ़ते जा रही है। गॉट द पॉइंट। तो नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ते जा रही है। क्या एक आधे आरओसी से काम चलेगा? नहीं चलेगा, राइट। तो अभी ध्यान से सुनिएगा। सब बोले आरओसीज जो है ना, इसको बोले आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरी में? एक आरओसी होता है जो कि सीआरसी वाला आरओसी रहेगा। कौन सा आरओसी? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। कौन सा? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। सर ये एक ऐसा आरओसी है जिसके पास में चाहे आप कंपनी जम्मू कश्मीर में बना रहे होंगे, चाहे आप कंपनी कन्याकुमारी में बना रहे होंगे, चाहे आप कंपनी 0 माइल नागपुर में बना रहे होंगे, चाहे आप कंपनी अहमदाबाद में बनाओ, और चाहे आप अपनी कंपनी कलकत्ता में बनाओ, बराबर है। अगर आपको आपकी कंपनी का नाम चाहिए, आपको सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाना पड़ेगा और वहां से नाम को अवेलेबल करवाना पड़ेगा। यह समझ में आया क्या? सर ये फंडा ना बहुत पहले नहीं हुआ करता था। पहले कैसा था, आपको अगर नाम वाम भी चाहिए ना, आपके यहां का जो आरओसी रहेगा उसके पास जाओ, बराबर है। लेकिन पंगा था सर, उसमें पंगा क्या था सर, पहले वाले टाइम की अगर आप बात करोगे तो डिजिटलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं होता था, है। उसका कांड क्या हुआ? कांड ये हुआ, रिलायंस नाम से 50 कंपनी बन गई। नॉट एग्जैक्टली रिलायंस नाम से, लेकिन सर मुंबई आरओसी के पास में अगर किसी नाम से कोई कंपनी आपने रजिस्टर करवा रखी है, इसके बारे में किसको सपना आएगा भाई? किसको पता चलेगा उस चीज के बारे में? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मैं दिल्ली आरओसी के पास में गया, वहां जाके मैंने अपनी कंपनी मतलब वही नाम से रजिस्टर करवा ली, राइट। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या सोचा, देयर शुड बी अ सेंट्रल डेटाबेस। क्या रहना चाहिए? आज के टाइम पे तुम जाओ जीमेल पे, बराबर है, और जीमेल पे तुम सर्च करो प्रवीण चौधरी @gmail, वो चुप कर, चेंज कर उसको, ऑलरेडी लिया हुआ है ये नाम। सुंदर पिचाई वहां से बोलता है? फिर अपन ने चेंज किया, प्रवीण चौधरी 007 बॉन्ड्स। फिर भी अबे चेंज कर बॉन्ड, दिस नेम इज ऑलरेडी टेकन है। क्यों ऐसा? एक जगह पे डेटा क्या है, मेंटेन्ड है। उससे क्या होगा, जब भी आप वो नाम लेने की कोशिश करोगे तो डेटा जो रहेगा, आपका जो डेटाबेस रहेगा, वो ऑटोमेटिकली वहां पे एल्गोरिदम वगैरह लगा के बता देगा ये नाम ले चुके हैं, ये नाम अवेलेबल है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अपन को वहां पे प्रवीण चौधरी नाम का जीमेल आईडी चाहिए था, अपन ने क्या किया, कंपनी सेक्रेटरी कर डाला। अभी अपना जीमेल आईडी क्या है, cspraveenchaudhary@gmail.com हाइट्स, बराबर है क्या? जो भी है। तो अभी कहने का मतलब मेरा क्या है, सेम चीज कंपनी पे एप्लीकेबल हो गया। आप जो नाम को लेना चाहते हैं, क्या वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहा है? क्या वो किसी दूसरी कंपनी के नेम से सिमिलर है? क्या गवर्नमेंट के हिसाब से वो अनडिजायरेबल है क्या? अगर हां, वहीं पे लिख के आ जाएगा दिस नेम इज नॉट अवेलेबल। और ये ऑप्शन नहीं होता कब, जब आपको अलग अलग आरओसी के पास में जाना होता। मुंबई वाला अपने आरओसी के पास में जा रहा है, महाराष्ट्र वाला, गॉट द पॉइंट, एमपी वाला अपने आरओसी के पास में जा रहा है, तो शायद नहीं मिला होता। गॉट द पॉइंट। तो क्या कर दिया भाई साहब कि जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहे हो, तो चाहे आप कंपनी कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे, इनिशियल काम किसके पास में करना पड़ेगा? सीआरसी के पास। सीआरसी का फुल फॉर्म क्या बताया? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, आरओसी पूरा नाम। सिर्फ सीआरसी पे खत्म नहीं करेंगे, क्या बोला अपने? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, आरओसी, राइट। फिर इसके अलावा अगर बात करेंगे तो अलग अलग स्टेट को, अलग अलग यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से आरओसीज जो हैं वो दिए हुए हैं। गॉट द पॉइंट? आरओसीज इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ये समझ में आया क्या? लेकिन ध्यान से भाई साहब, यहां पे भी पंगा क्या? सब बोले अगर मैं यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बारे में बात करूं तो यहां पे भी आरओसी को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से? सब पहला, इन अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी।
सर और दूसरा सब बोले इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। क्या, कहां पे? इन महाराष्ट्र और तमिलनाडु। सर यहां पे क्या है सर नया ऐसा निराला क्या है यहां पे? सब बोले यहां पे निराला ऐसा है कि अगर महाराष्ट्र में जाओगे आपको 2 आरओसी मिलेंगे। कितने आरओसी मिलेंगे? 2। एक बैठता मुंबई में, एक बैठता पुणे में। ये समझ में आया क्या? एक आपको मिलेगा मुंबई वाला आरओसी और दूसरा आपको कहां मिलेगा? पुणे वाला आरओसी। सेम ऐसे ही अगर आप तमिलनाडु की बात करते हो तो सर तमिलनाडु में क्या रहेगा? चेन्नई। रटने की जरूरत है क्या? पहले ही बोल दिया सर, चेन्नई में आपको हर ऑफिस मिल जाएगा, दिल्ली में आपको हर ऑफिस मिल जाएगा, राइट? कोलकाता में और मुंबई में आपको हर ऑफिस मिल जाएगा, तो वहां तो रहना ही रहना है सर। और फिर उसके बाद में जो दूसरे वाला है ये याद करना पड़ेगा, कोयंबटूर। ये समझ में आया भाई साहब? सर 2 स्टेट ऐसे हैं, एक है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आपका तमिलनाडु, जहां पे आपको 2-2 आरओसी मिलेंगे। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे और तमिलनाडु में चेन्नई और। क्या ये सवाल एमसीक्यूज में आ सकता है? ये समझ में है? अपना पढ़ाई करने का जो तरीका रहने वाला है वो यही रहने वाला भाई साहब। यू विल गेट द नोट्स, 400 सवा 400 पेजेस के आसपास के नोट्स हैं इन टोटल, अगर मैं पूरे सब्जेक्ट की बात करूं तो, ठीक है? लेकिन नोट्स में से कौन पढ़ेगा? तुम। मैं ना पढ़ूं, ठीक है? मैं कैसे पढ़ाऊंगा? एक आधी जगह है कि जहां पे मतलब ऐसे कंसेप्चुअल वाला फंडा नहीं है, वहां पे अपन नोट्स में से पढ़ेंगे। गॉट द पॉइंट? कौन सा तरीका बेटर है, ये वाला कि नोट्स वाला? ये वाला क्यों बेटर है? क्योंकि सर अपन ना फ्लो बनाते हुए चल रहे हैं। अपने को समझ में आया कि अच्छा कंपनीज एक्ट में भी 3 टाइप की बॉडीज होती हैं। हाँ, ऐसा आपको कभी नोट्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना नोट्स में मिलेगा, ना आपके स्टडी मटेरियल जो कि आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है वहां पे भी नहीं मिलेगा, और या फिर बेरेक्ट में भी देखोगे वहां पे भी नहीं मिलेगा, राइट? और यहां जब ये प्रोसेस बन रहा है ना, तो प्रोसेस में अपने को पूरी चीजें याद आ गई। ये समझ रहे हो मेरी बात? सर ये ध्यान देना, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द थिंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब था मोदी। मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि अच्छा बाकी सारे काम आरओसी के पास में करने हैं, लेकिन ये वाला काम करना है ना तो जाना मोदी के यहां पे। मोदी जी पहले तो एक चाय पिला दो, ये काम करवा दो भाई साहब। बाद में जाके समझ में आया कि अरे भाई ऐसा नहीं होता है, यहां पे गवर्नमेंट का मतलब है मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट। और मिनिस्ट्री की बात अगर आप करोगे, अलग अलग मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्री है, उसमें से एक है आपका एमसी डिपार्टमेंट। और अगर आप ये एक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे तो इसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ये पूरा ये जो चल रहा है यहां पे, ये पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी, द होल एग्जीक्यूटिव बॉडी इज द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अस। अंडरस्टूड द पॉइंट? मेरे टाइम पे मैंने रट्टा मारा, मैंने कहा आरओसी, ये काम आरओसी के पास, ये काम आरओसी के पास, ये काम आरओसी के पास, ये आरडी के पास, ये आरडी के पास, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। गॉट द पॉइंट? इतना रटने की जरूरत ही नहीं थी सर, पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास, पूरा गवर्नमेंट के पास में है सर। अगर आरओसी याद नहीं आता और मैंने वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिख दिया होता, एग्जामिनर की हिम्मत नहीं मेरे मार्क्स काट ले। गलत थोड़ी बोल रहा हूं। लॉ है ना, लॉ में आपने क्या बोला सर? गवर्नमेंट मतलब आरओसी, आरडी और एमसीए। मैंने गवर्नमेंट लिख दिया, उठा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये दिक्कत है, ये मतलब आपको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है? चलिए भाई साहब, तो ये फंडा समझ में आपको सब लोगों को, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है? फिर उसके बाद तीसरी बॉडी भाई साहब, तीसरी बॉडी कौन सी बॉडी? क्वासी जुडिशियल बॉडी। अंडरस्टूड द पॉइंट? सब बोले ये वाली जो बॉडी है ना वो होती, बोले 2। कितनी होती? एक रहती है जिसका नाम होता है NCLT। क्या नाम है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई भी पंगा होता है, कोई भी केस होता है, कोई भी झगड़ा होता है, तो आप किसके पास में जाएंगे भाई साहब? एनसीएलटी के पास। अच्छा सर पंगा किसके बीच में हो सकता है जरा बताओ तो? कंपनी, कंपनी का पंगा हो सकता है, कंपनी, ठीक है? और कुछ? कंपनी का पंगा,
कंज्यूमर के तो कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। अभी मतलब तुमने क्या बोलते वो मैगी के अंदर क्या लीड डाला हुआ था, क्या डाला हुआ था, तो तुम एनसीएलटी के पास जाओगे। कहां गए थे? कंज्यूमर कोर्ट के पास गए थे ना। तो फिर कंपनी लॉ के जो मैटर रहेंगे ना भाई साहब, उसके लिए कहां जाएंगे? एनसीएलटी के पास जाएंगे। बराबर है। अगर कंपनी का पंगा होता है कंपनी के किसी मेंबर के साथ, गॉट द पॉइंट, या कंपनी का पंगा होता है कंपनी के किसी डायरेक्टर के साथ, या कंपनी का पंगा होता है कंपनी के किसी क्रेडिटर के साथ, गॉट द पॉइंट, तो अपन जाएंगे एनसीएलटी के पास में। कंज्यूमर की जहां आपने बात कर दी सर, वो तो कंज्यूमर एक्ट लग गया ना सर, कंज्यूमर एक्ट 2019 वो वाला लग जाएगा। तो आपको उसके हिसाब से कहां जाना पड़ेगा? कंज्यूमर फोरम के पास में जाना पड़ेगा, आपको यहां नहीं जाना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा आगे सुनो भाई साहब। सब बोले कंपनी जो है, क्या बात कर रहे हैं, आरओसी के होता है कैसा? मतलब इतनी हिम्मत कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस कर रहे हो? सब जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लाखों किसान वहां रोड पे बैठ सकते हैं, केस करने की कैसी बातें कर रहे हो सर? आराम से कर सकते हैं। और ध्यान से सुनो, हमारे इंडिया के अंदर अगर मैं जुडिशरी सिस्टम की बात करूं तो इट इज टोटली इंडिपेंडेंट। क्या है? गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती भाई साहब। शायद आपने कभी न्यूज वगैरह में सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार। क्या बात कर रहे हो? सही में? अच्छा चलो बोले सुप्रीम कोर्ट ने लगा भी दी होगी, कई बार हाई कोर्ट ने लताड़ा गवर्नमेंट को, ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज करते हो न्यूज चैनल वाले, हाई कोर्ट ने लताड़ा गवर्नमेंट को। क्या बात कर रहे? गवर्नमेंट को ही डांट दिया बोले। कैन दे डू सो? यस। व्हाई? बिकॉज द जुडिशरी सिस्टम इनटू द इंडिया, क्या बोलेंगे इस चीज को, गेट इट्स पावर फ्रॉम डायरेक्टली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहां से लेता है पावर? संविधान से लेता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेता है सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और किसी के अंडर सर, पार्लियामेंट के अंडर ना, नो पार्लियामेंट, इवन पार्लियामेंट कैन नॉट गवर्न द जुडिशियरी बॉडी इनटू आवर कंट्री। अच्छा ये बताओ एनसीएलटी पावर कहां से लेता है? कंपनीज एक्ट 2013 से लेता है। ये फंडा समझ में आया? कंपनीज एक्ट 2013 जो आपका रहेगा वहां से बोले पावर जो है वो लिया जाता है बाय द एनसीएलटी। गॉट द पॉइंट? क्या वो आरओसी की सुनेगा? ना सर, आरओसी भी तो गलत कर सकता है ना। किसी कंपनी से गलत फीस चार्ज कर लिया, किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करके देना था लेकिन नहीं करके दिया, काय को? ऐसे ही बोले सेक्सी नहीं लग रहा था। हो सकता है यस और नो, राइट? या फिर हो सकता है किसी बिजनेस टाइकून ने जो आरओसी इंडिविजुअल वहां पे बैठा है उसको बोल दिया ये नाम से कंपनी बनाने का मैं सोच रहा हूं मोटा भाई, देने का नहीं। अब मोटा भाई साहब समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं, बराबर है? ऐसा भी तो हो सकता है ना, राइट? तो भाई साहब अभी मैंने पूछा कि ये नाम क्यों नहीं मिल रहा है, आरओसी ने बोला ऐसे ही, मेरी मर्जी। क्या मैं केस कर सकता हूं आरओसी के ऊपर? यस सर, आई कैन डू दैट। या फिर उल्टा, इवन आरओसी और द गवर्नमेंट कैन फाइल अ केस ऑन द कंपनी, या मेंबर और डायरेक्टर और क्रेडिटर कैन फाइल अ केस ऑन द कंपनी। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये ध्यान से सुनो, हम यहां पे ये नहीं ढूंढ रहे कि किसी ने क्राइम कर दिया। हम क्या बोल रहे हैं? देयर इज काइंड ऑफ अ बिजनेस विच वी आर सपोज टू डू। वो बिजनेस करते टाइम पे हमारा कहीं तो भी कोई नुकसान हो गया है, हमको वो नुकसान की भरपाई चाहिए। कोई नाम हमें चाहिए था, वो नाम हमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कारण भी नहीं बता रहा सामने वाला, या कारण बता रहा तो जस्टिफाइड कारण नहीं है। सर हमें सॉल्यूशन चाहिए। किसी मेंबर के साथ में कंपनी के डायरेक्टर्स ने कुछ गलत कर दिया, मतलब कंपनी ने कुछ गलत कर दिया, सर हमें सॉल्यूशन चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंपनी के डायरेक्टर को जेल में डाल दो, हम वो नहीं बोल रहे। कभी क्राइम अगर किया होगा तो डाल दीजिएगा, लेकिन मेरे को मेरा सॉल्यूशन चाहिए भाई साहब, दैट्स इट। मेरा डिविडेंड पे नहीं हुआ, मुझे मेरा डिविडेंड दिलवा दो। मुझे मेरा इंटरेस्ट नहीं मिला, मुझे मेरा इंटरेस्ट दिलवा दो। इसके लिए मैं कहां जाऊं? एनसीएलटी के पास में जाके केस करेंगे। सबसे पहले किसके पास जाएंगे? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी। गॉट द पॉइंट? अच्छा, एनसीएलटी में सामने वाले मोटा भाई का चाचा के नाना के भतीजे का काका बैठा हुआ था और उसने जो ऑर्डर पास किया वो उसके फेवर में दे दिया। त्रहिमाम त्रहिमाम। अब क्या करें? अपील करेंगे। क्या करेंगे? अपील किसके पास जाएगी? एनसीएल एटी। एनसीएल
सर ए मतलब एपिलेट, क्या बोलते हैं? एपिलेट। सर ऐसा ट्राइब्यूनल जो अपील्स को एंटरटेन करता होगा अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, उसे कहते हैं एपिलेट ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, कौन सा ट्राइब्यूनल? जहां पे अपील किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा सर ये एनसीएल-80 जो है इसके पास में किसके बराबर की पावर होती है, एनी आइडिया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बराबर की पावर पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं होती, ठीक है। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता। गॉट द पॉइंट? सर एनसीएल-80 जो है ना उसके पास जो पावर रहेगा वो हाई कोर्ट के बराबर का पावर है, बराबर है। तो अब मान लो कि एनसीएल-80 में भी मोटा भाई के चाचा के नाना के भतीजे के मूसे का बेटा बैठा हो तो अगला जो अपील रहेगा वो किसके पास में जाके करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। अगर एनसीएल-80 का ऑर्डर आपको पसंद ना आया तो कहां चले जाएंगे भाई साहब? हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। यह समझ में आया क्या भाई साहब? अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। तो कुल मिला के अगर मैं हायरार्की के बारे में बात करूं तो आपका जो हायरार्की है वो इस टाइप का रहता है, ऐसा हायरार्की होता है। यह समझ में आया? कोनो डाउट? आई हेट दिस। कोई डाउट नहीं? क्या फायदा हुआ फिर 2-3 दिन ज्ञान पेलने का? नो डाउट? तो मेरा डाउट क्लियर करोगे? इफ यू डोंट हैव डाउट देन यू शुड आंसर माय डाउट। सर ये इतना प्यार आपको क्यों आया, मतलब ये ऐसा एक्स्ट्रा आपने वर्ड क्यों लिखा यहां पे? व्हाट डू यू मीन बाय द सिमिलर? अगर सिमिलर है तो जुडिशियल बॉडी क्यों नहीं लिखा? ओरिजिनली मतलब चाइना से लाए क्या? वर्क्स लाइक दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ बिल्कुल सही बात। ये ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किसके बारे में? सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। सर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ फिर भी मान के चल रहे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, बराबर है। सेम ऐसे ही यहां पे सर अगर मैं जुडिशियल अथॉरिटी के बारे में बात करूं ना, पूरी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक के पास में है और वो है कोर्ट। एक का मतलब मेरा कोर्ट्स कैटेगरी बता रहा हूं, ठीक है। किसके पास में? सिर्फ कोर्ट्स के पास में, राइट। लेकिन सर बहुत पुराने जमाने की बात है, काफी पहले की बात है। एक वो ना एक आया, कुछ तो भी आया था उसमें ना एक आदमी 2.5 किलो के हाथ वाला बोला सर कोर्ट में हमें क्या मिलता है? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख है। तो गवर्नमेंट बात तो सही है बोले कोर्ट के पास में इतना सारा काम है तो ऐसे केस में अगर हर चीज के लिए 1200 केसेस के अगर केस 1200 लॉस के हिसाब से अगर केस कोर्ट के पास में आए तो तारीख के मिला और क्या मिलेगा तुमको? तो क्या किया गया? एक काम करो बोले कुछ ऐसे कानून के हिसाब से स्पेशल वाली बॉडी बना देते हैं कि उन कानून के हिसाब से जो भी डिसीजन देना होगा ना उसको पास करने की अथॉरिटी इन बॉडीज के पास। क्या बात कर रहे हो? क्या ये जुडिशियल बॉडी? नहीं, क्वासी जुडिशियल। दे डोंट हैव जुडिशियरी पावर। यानी कि अगर आपका सिविल वाला मैटर होगा तो मुंह उठा के उधर मत चले जाना। अगर आपका जो मैटर है वो कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर स्पेसिफाइड लॉ, सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं है ऐसा, इसके लिए बोल रहा हूं मैं। रीजन बीइंग एक और कानून है, आप अभी नहीं पढ़ोगे, आगे चल के पढ़ोगे फाइनल में। नाम दिया गया है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। उसमें भी यह बोला गया है कि अगर किसी क्रेडिटर का पैसा नहीं मिला, किससे? डेटर से। डेटर नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। तो बोले आप ना अपना केस लेके जा सकते हो एनसीएलटी के पास। ऐसा उस लॉ ने भी बोला। इसलिए मैंने यहां पे क्या बोला? सर ऐसी बॉडी जिसके पास में हर किसी केस को एंटरटेन करने की अथॉरिटी नहीं है बल्कि प्रोवाइड किए गए स्पेसिफिक लॉ के हिसाब से जो केसेस रहेंगे ना उसको ही एंटरटेन करने की अथॉरिटी है, उसे कहा जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। एनसीएलटी क्वासी जुडिशियल। डीआरटी डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, क्या नाम है? अभी काम नहीं आएगा, आगे कभी चल के आप पढ़ोगे उस चीज को। ये भी उसके अंदर दिया हुआ आपका, कौन सा? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। अच्छा
सर ये कंज्यूमर फोरम वगैरह क्वासी जुडिशियल बॉडीज, क्यों सर? एक्ट बनाया गया है, अलग से नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसके हिसाब से जो केसेस रहेंगे ना उसको वो एंटरटेन करता है। गॉट द पॉइंट सर? कैट उसको कॉम्पैट भी बोलते हैं, कमीशन सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ कॉम्पिटिशन एपलेट ट्राइब्यूनल। कौन सा? सब बोले आपका जो मार्केट है उसमें ना कार्टेल वगैरह नहीं बनने चाहिए। कार्टेल समझते हो ना? कार्टेल स्कैम देखा नहीं? संडे को जब देखोगी तो उसमें कार्टेल वर्ड पे ध्यान देना। लोगों ने मिलकर आपस में कार्टेल बना। जैसे कार्टेल क्या बीमारी होती है? कुछ ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं आपस में एसोसिएशन बना लिया, अनऑफिशियल वाला। कौन से वाला? काइंड ऑफ ऐसे ही, मतलब इनफॉर्मल ज्वाइन कर लिया और ये बोला ये वाली चीज अपन बेचेंगे, इतने से कम प्राइस में नहीं बेचेंगे बोले। जैसे यूनियन, बट इलीगल यूनियन, रजिस्टर्ड वाली नहीं है, ऐसे ही बना ली जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। ठीक है, जैसे प्याज, बराबर है, जुलाई में स्टोर करना चालू करते, बोले जब बारिश आएगी प्याज की कमी हो जाएगी उस टाइम पे बोले अपन निकालेंगे आराम से, जब प्राइस कितना चला जाएगा सोने से भी महंगा हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? उस टाइम पे निकालेंगे। तो ऐसी चीजों को कार्टेल कहते हैं। और इससे क्या होगा सर? इससे मार्केट में जो कंपटीशन होता है हेल्दी वाला, उसके ऊपर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्रिएट होगा। अगर ऐसा होता है तो भाई साहब जिसको इस चीज से नुकसान हुआ वो बंदा जा सकता है सबसे पहले सीसीआई के पास, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बराबर है सर? उसकी पावर किसके बराबर की है? एनसीएलटी के बराबर की है। और अगर सीसीआई के ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप जा सकते हैं कैट के पास। है सब, हमारे घर में बिल्ली है, बिल्ली नहीं, कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल। नाम क्या है? कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल। गॉट द पॉइंट? तो सर ये ऐसे अलग अलग कानून के हिसाब से अगर जुडिशियरी सिस्टम के लिए कोई अलग से बॉडी बनाई गई होगी जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ उसी लॉ के हिसाब से डिसीजन देने का अधिकार होगा, उसे नाम दिया जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। गॉट द पॉइंट? एंड दे आर नॉट जुडिशियल बॉडी। ये समझ में आया क्या भाई साहब? अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। चलिए इसके बारे में मैं आपको एक बार लिख के भी बता देता हूं। नहीं आया? कहां आया? यार भावनाओं में मत भूल भाई, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका एनसीएलटी और एनसीएलएटी जो है सिर्फ वही है। वो तो मैंने ये बताया कि अपील कहां जाएगी। ठीक है, अपील जो जाएगी वो जुडिशियल बॉडी के पास में जाएगी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसे तुम सबके सामने लो मत मेरी। चलिए क्या बोला अपन ने कहा कि एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी both are not judicial body, rather they are quasi judicial body, which means the authority which have power to entertain or try the cases only as per the specified act, only as per the specified act, whereas the judicial bodies, that is courts in India, derive their power directly from Constitution of India
सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी इंडियन पिनल कोड। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए भाई साहब ये चीज को लिख लीजिए आप।
अगर उसकी बात की जाए तो ऐसा बोला गया है आपने प्रॉफिट कमाया, बोले हाउ, किसकी वजह से कमाया, लोगों की वजह से, ऑब्वियसली ना। अब सोचो इस दुनिया में कोई नहीं होता तो क्या कंपनी प्रॉफिट कमा पाती, अब बेचती किसको, बराबर है। तो बोले जो सोसाइटी से आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसको रिटर्न तो देना पड़ेगा ना, उसको क्या देना पड़ेगा, उसको रिटर्न देना पड़ेगा, गॉट द पॉइंट। तो यहां पे रिटर्न देने की बात जो है ना वो यहां पे करी गई है और CSR एक्टिविटी की बात की। अच्छा ऐसा है का, ठीक है। मैं देखा बोले एक आदमी है गुजरात में, हर दिवाली पे डायमंड मर्चेंट है, अपने एम्प्लॉयज को फ्लैट देता है बोले, एक हर एम्प्लॉय को एक फ्लैट एक मर्सिडीज कार। हैव यू हर्ड अबाउट इट? क्या बात कर रहे, सच्ची नहीं सुना, सर्च करना एक बार। देयर इज अ पर्सन इन गुजरात सूरत, मतलब उसके 250 एम्प्लॉयज हैं, 250 एम्प्लॉयज को फ्लैट, 250 एम्प्लॉयज को जैगवार कार, मर्सिडीज भी नहीं जैगवार, पहले मर्सिडीज दी थी एक बार, दूसरी बार जैगवार दिया, सीधा डायमंड मर्चेंट है कुछ तो भी हो, ठीक है, कर दिया। बोले सर CSR ही करना था ना, अभी बोले सोसाइटी, ये भी तो बोले सोसाइटी के पार्ट है, तो यहां पे लिख के दिया हुआ है, सॉरी उसको नहीं मान सकते, उसको आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को अपने लिए लॉयल बनाने के लिए ये काम कर रहे हो ताकि वो छोड़ के ना जाए, ये समझ में आया। ऐसे तुम ये भी, मेरे मम्मी पापा सोसाइटी में आते बोले लो मम्मी पापा को सोने से लाद दिया, बोले खुश कर दिया 200 करोड़ का खर्चा, हैप्पी, बराबर है। सोसाइटी का मतलब क्या है और कौन सी एक्टिविटी को CSR एक्टिविटी में कंसिडर किया जाएगा, उसकी लिस्ट जो है ना लंबी चौड़ी यहां पे दी हुई है। अभी रिसेंटली एक चीज यहां पे ऐड भी हुई, अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर, अच्छा नहीं सॉरी गड़बड़ हो गई, शेड्यूल नंबर 7 में वो दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, शेड्यूल नंबर 7 में, 6 किसी और के लिए, कहा करूं मेरे तो गलती से मुंह, चुप कहा करूं मेरे तो मुंह ते निकल गई भाई साहब, ठीक है। शेड्यूल नंबर 7 जो है इसमें अगर आप देखोगे तो अच्छा इसमें अपडेटेड नहीं है, इवन जो अभी कोरोना के टाइम पे PM केयर फंड एक नया फंड, उसमें भी करते तो वो भी CSR एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा, ऐसा बताया, ये समझ में आया, ठीक है। फिर आता है भाई साहब शेड्यूल नंबर 6 लास्ट, कौन सा सर, आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को भी इशू कर सकती है, सुना होगा अपना नाम प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स को भी इशू कर सकती है, दोनों सुने सर। लेकिन एक सेकेंड, हमारे कंट्री में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स इशू नहीं हो सकते, सो इसका मतलब क्या होता है, कंपनी कभी वापस ना लेगी। बोले तुमने एक बार कंपनी को पैसा दे दिया, बदले में कंपनी ने तुमको डिबेंचर दे दिए, अब इसका अचार डालना है अचार डालो, आग में फेंकना आग में फेंको, किसी और को बेचना है मार्केट में जाके बेच दो, कंपनी वापस ना ले, ये समझा, उसे कहते हैं इरिडीमेबल। ऐसा इंडिया में नहीं होता, गॉट द पॉइंट। तो बोले सर मैच्योरिटी पीरियड कितनी हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है सर मत लो, 99 ईयर्स की मैच्योरिटी रख दो, पंकज त्रिपाठी कितनी, 99 ईयर्स की मैच्योरिटी रख देते, बोले ये सही है, तुम तो अलग ही लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, प्रवीण सर की क्लास बहुत ध्यान से पढ़ ली तुमने है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, मतलब लॉ ने क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर्स की मैच्योरिटी पीरियड 20 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कितने के, और डिबेंचर्स की मैच्योरिटी पीरियड 10 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कितने साल सर। लेकिन एक बंदा आया आके बोला चचा सुनो मेरी बात, मैं कहा बोल भाई, सर बोले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम करता हूं, मतलब रोड बनाना, डैम बनाना, ब्रिजेस बनाना, बिल्डिंग खड़ी करना वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली बात है अगर ये सब करना है पैसा लंबा चौड़ा लगेगा, है। सब बोले नागपुर से शिरडी का हाईवे बन रहा है, अगले 3 महीने में तैयार हो जाएगा बन के, 3 महीने के बाद में शिरडी घूमने जाना है, या रब से हाईवे पे चढ़ने का, सीधा शिरडी जाके उतरोगे 6 घंटे के बाद, अभी लगते 11 घंटे, तब लगेंगे 6 घंटे, बराबर है सर। लेकिन उसके लिए पैसा खर्च होगा सर, अरे खतरनाक पैसा, कहां से आएगा पैसा सर, कंपनी, अगर कंपनी के पास में ये प्रोजेक्ट है तो कंपनी इसके लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेगी, डिबेंचर्स को इशू करेगी। कितना पैसा रेज किया सर आपने, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, उसके लिए क्या किया, डिबेंचर्स को इशू किया, अच्छा ठीक है वापस कर दो 10 साल के बाद, मजाक चल रहा है इधर,
अबे 10 साल में टोल का पैसा रिकवर नहीं होता, तुम 10 साल के अंदर डिबेंचर्स का पैसा वापस करने की बात कर रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा। तो अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए मैच्योरिटी पीरियड 30 इयर्स। कितने साल? 30 इयर्स। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट म्हणजे काय? हाँ सर, मैं वही करता, बोले ये एक भाई का क्या बोलते छोटा सा कमरा बना के देना था, मैं वो बना के आया, बोले उसके लिए डिवेंचर इश्यू किए, मेरे को 30 साल की वैलिडिटी दो, बोले चलेगा। अब मेरा भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बोले वही वाला काम तो कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, तो चलेगा कैसा? नहीं। कहां चलेगा कहां नहीं चलेगा ये लिस्ट यहां पे दी गई है। सर ये पढ़नी क्यों पूरी? नहीं, पर ये पता होना चाहिए शेड्यूल नंबर 6 में क्या दिया हुआ। गॉट द पॉइंट? क्योंकि अपने को सिर्फ सीए नहीं बनना है, अपने को क्या बनना है? क्वालिफाइड सीए। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो कहां क्या दिया हुआ है वो सारी बातें अपने को पता रहनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई साहब, ये ध्यान से सुनो। सब बोले जब आगे जब चीजें होंगी, कंपनीज एक्ट 2013 कौन से ईयर में आया था? क्या सवाल है सर, गजब। कब आया था? 14 में आया था। कंपनीज एक्ट 2013 सबसे पहले जब एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 2014, ठीक है। और वो भी ना एक साथ नहीं आया, पहले 98 सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर 183 सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर बाद में और आज भी एक ऐसा पार्ट है जो आज तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है इतने साल के बाद भी। कौन सा? प्रोड्यूसर कंपनी। उसके लिए आज भी पुराना एक्ट पढ़ना पड़ेगा अपने को, कंपनीज एक्ट 1956। आपके इसमें छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन उसके लिए पुराने वाला एक्ट जो है कंपनीज एक्ट 1956 जो है वो अपने को पढ़ना पड़ेगा। ये समझा? खैर जो भी है। सर ये जो आपने बताया कि 98 के बाद में 183 सेक्शंस एप्लीकेबल हुए, सर इसका पता कब चलेगा, कैसे चलेगा, कहां बताया जाएगा? तो ये बताया जाता है ऑफिशियल गैजेट में। किस में बताते हैं? ये क्या है सर? भारतीय राजपत्र या फिर भारत राजपत्र। गॉट द पॉइंट? से ये कहां मिलेगा सर? तो ध्यान से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल तरीके से जो मैंने आपको ये लिंक बताया था, यहां आप जाएंगे, यहां जाके आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, ठीक है। ये दिख रहा है आपको एकदम रिसेंट, ठीक है। चाहे रूल्स की बात करो या कोई और चीज की बात करो। अब जैसे एक ना अभी रिसेंट वाला, अगर मैं अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करूं तो वो आया था 2020 में। कब आया था? लेकिन 2020 में भी लाके उसमें क्या लिख दिया गया? सर बोले सारे सेक्शन अभी एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, वी विल अप्लाई इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कब करेंगे? फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यहां देखो एक ना डेट दिख रही होगी आपको, प्रोड्यूसर कंपनी के नीचे देखो, दिख रहा है क्या? कौन सा है? कमेंसमेंट नोटिफिकेशन। इस पे क्लिक करते हैं, खुल जा। नहीं, ये प्रॉपर्ली खुला नहीं है यहां पे। ये ठीक है ना, मैं आपको अलग से दिखाता हूं। ये शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया, बट यहां दिखा देता हूं मैं आपको दोबारा। अगर मैं भारतीय राजपत्र के बारे में बात करूं तो ये देखिए, लाइक दिस इज द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। गॉट द पॉइंट? ये स्टेट का भी रहता है, ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका, ऐसा भी रहता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है सर? जो भी चीज होगी जिसके बारे में जनता को पता होना चाहिए। किसको पता होना चाहिए? पब्लिक को। तो एक एक घर जाके बताएंगे क्या? क्या करेंगे? न्यूज़पेपर, कितने न्यूज़पेपर में बताएगी गवर्नमेंट? बोले पगला जाएंगे हम तो, हैं 10 तरीके के न्यूज़पेपर है, किस किस में जाके बताएं? तो गवर्नमेंट ने बोला हमारा न्यूज़पेपर तो ये है, तुमको पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। ये समझा? तो दिस इज कॉल्ड एज ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, जिसमें कोई भी चीज, किसी भी टाइप की कोई भी चीज जो कि गवर्नमेंट से नोटिफाई हो रही है उसके बारे में यहां पे बताया जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर भाई साहब? ये ऐसा आपका दिखाई देता है। गॉट इट? चलिए भाई साहब, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ज्यादा ही कर लिया अपन ने कुछ, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।